Myself Suresh Kumar, lecturer in Economics, Department of School Education, हरियाणा। प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन के लिए विषय है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज के हमारे इस अध्ययन का उद्देश्य है नंबर 1, निवेश गुणक का अर्थ एवं परिभाषा। नंबर 2, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। नंबर 3, गुणक का कार्यकरण। नंबर 4, गुणक की अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रक्रिया। नंबर 5, गुणक की वापसी या अक्षरण, या इसको हम गुणक की लीकेज भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम निवेश गुणक का अर्थ जानते हैं। निवेश गुणक की धारणा का प्रतिपादन केन्ज ने किया था। केन्ज का गुणक का सिद्धांत निवेश तथा आय में संबंध स्थापित करता है। इसका संबंध निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन से है। अर्थात केन्ज के अनुसार जब हम प्रारंभ में किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं तो निवेश के कारण आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसको गुणक का नाम दिया गया है। अर्थात केन्ज ने गुणक का फार्मूला इस प्रकार से दिया है, K इज इक्वल टू चेंज Y और चेंज I। यहाँ पर K का मतलब है मल्टीप्लायर, या K स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, चेंज Y स्टैंड फॉर आय में परिवर्तन, और चेंज I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश में परिवर्तन। निवेश गुणक की परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको केन्ज तथा पीटरसन के अनुसार निवेश गुणक की परिभाषा की जानकारी देते हैं। केन्ज के अनुसार निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश में होने वाली वृद्धि से k गुना अधिक होगी। अर्थात केन्ज की परिभाषा से आप समझ चुके होंगे कि जितने गुना आय में वृद्धि होती है निवेश करने से, उस जितने गुना वृद्धि होती है उसी गुणा को हम मल्टीप्लायर या गुणक का नाम देते हैं। मान लीजिए 4 गुना वृद्धि होती है तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होगी। अगर 5 गुना वृद्धि होती है आय में निवेश की अपेक्षा तो 4 मल्टीप्लायर होगा। इस प्रकार से पीटरसन के अनुसार गुणक कुल मांग में हुए स्वतंत्र परिवर्तन या निवेश द्वारा से आय में हुए परिवर्तन के संबंध का गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, हम गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो गुणक का मूल्य है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मूल्य पर आधारित है। प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार गुणक का मूल्य वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। अतः गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का धनात्मक संबंध है। अर्थात एमपीसी के बढ़ने पर गुणक बढ़ता है तथा एमपीसी के घटने पर गुणक भी घटता है। आप प्रिय विद्यार्थियों समझ चुके होंगे कि गुणक का मूल्य डायरेक्टली एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। अर्थात आय बढ़ने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से जितनी अधिक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी गुणक भी उतना ही अधिक होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक भी उतना ही कम होगा। अर्थात गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध है या पॉजिटिव रिलेशन है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम गुणक तथा एमपीसी का संबंध समीकरण द्वारा समझाते हैं। समीकरण में देखिए स्लाइड के ऊपर, K इज इक्वल टू चेंज Y और चेंज I, इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि Y इज इक्वल टू C प्लस I, अर्थात जो कुल मांग है वो C प्लस I या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर आय में परिवर्तन होगा तो वो किसके बराबर होगा? उपभोग में परिवर्तन प्लस निवेश में परिवर्तन। इस प्रकार से चेंज इन्वेस्टमेंट किसके बराबर आ सकता है? चेंज Y माइनस चेंज C। अतः K इज इक्वल टू चेंज Y
ओवर चेंज y माइनस चेंज c, अर्थात हमने चेंज i के बराबर यहाँ पर चेंज y ओवर चेंज y माइनस c रख लिया है। इसी प्रकार से k इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, दोनों राइट हैंड साइड इक्वेशन के पार्ट को चेंज y से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू चेंज y ओवर चेंज y, जो कि कटकर 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे आ रहेगा हमारा चेंज y माइनस चेंज c ओवर चेंज y, अर्थात यहाँ पर देखिए 1 ओवर 1 माइनस MPC, क्योंकि चेंज y ओवर चेंज y 1 और माइनस चेंज c और चेंज y इज इक्वल टू MPC। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इस समीकरण में आप देख रहे हो कि जो मल्टीप्लायर है उसका MPC के साथ क्या संबंध है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस MPC, अर्थात इसका पॉजिटिव संबंध है। इसी प्रकार से अगर हम अब 1 माइनस MPC इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, MPS के बराबर, अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, अर्थात बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ गुणक का संबंध ऋणात्मक है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ गुणक का संबंध धनात्मक है। फिर विद्यार्थियों, अब हम डेरिवेशन ऑफ द मल्टीप्लायर अर्थात मल्टीप्लायर की व्याख्या करते हैं एक टेबल द्वारा। देखिए, टेबल के फर्स्ट कॉलम में चेंज c बटा चेंज y अर्थात MPC दी गई है, सेकंड कॉलम में चेंज s और चेंज y अर्थात MPS दी गई है, और तीसरे कॉलम में k या मल्टीप्लायर का मूल्य दिया गया है। तो आप अब समझ सकेंगे कि अगर MPC का मूल्य कितना है और उसके कारण मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर का मूल्य कितना होगा। देखिए आप यहाँ पर, अगर MPC 0 है तो मल्टीप्लायर 1 होगा, अर्थात आय में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी निवेश में वृद्धि है, अर्थात आय जितना निवेश किया गया है उतनी ही रहेगी। इसी प्रकार से अगर MPC 1 ओवर 2 अर्थात 0.5 है तो निवेश करने से कितना होगा, आय में परिवर्तन दुगना हो जाएगा, अर्थात मल्टीप्लायर का मूल्य 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर MPC 2/3 है तो मल्टीप्लायर का मूल्य 3 होगा, अर्थात आय में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी निवेश की अपेक्षा। इस प्रकार से आप तालिका में देख सकते हैं, जब 8/9 अर्थात 1 ओवर 9 MPS हो या 8 ओवर 9 MPC हो तो मल्टीप्लायर का मूल्य 10 होगा, अर्थात आय में जो वृद्धि है वो 10 गुना होगी निवेश की अपेक्षा। अर्थात अगर आप प्रारंभिक निवेश में वृद्धि 1000 करोड़ करोगे तो आय में वृद्धि 10,000 करोड़ की हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 1 से आप देख रहे हैं, जब MPC का मूल्य 1 है तो जो मल्टीप्लायर है वो इन्फिनिटी हो जाता है, अर्थात अनंत गुना वृद्धि हो जाएगी आय में निवेश करने से। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, गुणक की धारणा को समझने से पहले हम गुणक की कुछ मान्यताएं समझना चाहते हैं या गुणक की कुछ मान्यताएं आपको बताते हैं। गुणक का कार्यकरण को समझने के लिए इसकी मान्यताओं को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसकी मान्यताएं हैं, नंबर 1, केवल स्वतंत्र निवेश में शुद्ध वृद्धि होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हो निवेश 2 प्रकार का होता है, एक स्वतंत्र निवेश और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, या इसको हम प्रेरित निवेश भी कहते हैं। प्रेरित निवेश लाभ और आय की दर पर निर्भर करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश में वृद्धि होना ही जरूरी है, तभी ये जो धारणा है गुणक की वो लागू होगी। नंबर 2, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ये परिवर्तित होती है तो गुणक का मूल्य भी परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से मान्यता नंबर 3, उपभोग वर्तमान आय का फलन है, अर्थात जो उपभोग है वो वर्तमान आय का फंक्शन या फलन है, वो हमारी भूतपूर्व आय से कोई संबंध नहीं रखता और न ही फ्यूचर या भविष्य की आय से संबंध रखता है। नंबर 4, गुणक प्रक्रिया में समयांतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात देयर इज नो लैग इन प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। उसके बाद नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता को नहीं लेते तो गुणक सही ढंग से काम नहीं करता। तो इंटरनेशनल लेवल की जो परिवर्तन है उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।
नंबर 6, कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कीमतों में परिवर्तन से सीधा रूप से एमपीसी प्रभावित होती है और एमपीसी के प्रभाव से मल्टीप्लायर प्रभावित हो जाएगा। इसलिए कीमतों में परिवर्तन की जो मान्यता है ये भी लागू होनी चाहिए। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम गुणक का जो कार्यकरण है उसको समझने के लिए आपको कुछ विशेष उदाहरण देते हैं। जैसे गुणक की मान्यताओं को समझने के बाद इसकी कार्यकरण को एक तालिका और चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। यह तालिका इस आधार पर बनाई गई है कि एक अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाती है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/2 अर्थात 0.5 है। इस प्रकार यदि एमपीसी 0.5 है तो आय में दुगनी वृद्धि होगी, अतः आय का स्तर 200 करोड़ रुपए हो जाएगा। पहले भी आपको प्रिय विद्यार्थियों एमपीसी और गुणक के संबंध में यही बताया गया था कि अगर एमपीसी का मूल्य 1/2 अर्थात 0.5 है तो मल्टीप्लायर का मूल्य क्या होगा, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लायर का मूल्य 2 होगा, अर्थात आय में दोगुनी वृद्धि होगी। जितना भी आप निवेश करोगे आय उससे दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार से इस उदाहरण द्वारा आपको हम अब इस उदाहरण को हम रेखा चित्र और तालिका द्वारा आपको समझाते हैं। अब देखिए, आप एक तालिका देख रहे हो जिसमें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर दिखाया गया है। राउंड 1, कॉलम नंबर 1 में राउंड है टाइम के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चलता रहेगा लगातार। उसके बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं। चेंज इन इन्वेस्टमेंट शुरू में प्रारंभिक हम 0 पीरियड में अर्थात वर्तमान में 100 करोड़ का किया जाता है। उसके बाद चेंज इन इनकम अर्थात 0 पीरियड में जब हम 100 करोड़ का निवेश करते हैं तो आय में वृद्धि भी 100 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद चेंज सी अर्थात एमपीसी यहाँ पर ली गई है। एमपीसी का अर्थ है कि जितनी आपकी आय है उसका कितना भाग आप खर्च करते हैं, अर्थात उपभोग में परिवर्तन कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 करोड़ रुपए अगर आय में वृद्धि होगी तो एमपीसी 50 अर्थात एमपीसी 0.5 होने से 50 करोड़ रुपए की उपभोग में वृद्धि होगी और जो 50 करोड़ है वो बचत के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जो एक व्यक्ति की कंजम्पशन है 50 करोड़ या व्यक्तियों का जो 50 करोड़ रुपए का इकोनॉमी में कंजम्पशन है वो नेक्स्ट पीरियड में लोगों की आय बन जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो खर्च है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो अब यहाँ पर देखिए 50 करोड़ आय में फिर से वृद्धि हो जाएगी। अब 50 करोड़ आय में वृद्धि है और एमपीसी 0.5 है। अब 50 करोड़ का फिर 0.5 अर्थात 25 करोड़ रुपए उपभोग में वृद्धि हो जाएगी और 25 करोड़ रुपए बचत में वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर 25 करोड़ जो आय में वृद्धि हुई है इसका फिर 0.5 अर्थात 50% आप कह सकते हैं उपभोग में वृद्धि हो जाएगी और इतना ही बचत में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक आपकी जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं हो जाता। तो जब कंजम्पशन जीरो हो जाएगा या इस प्रकार से आय में परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, जो इनकम में टोटल इनकम होगी अर्थात वो 200 करोड़ की होगी, जो टोटल कंजम्पशन होगा वो 100 करोड़ का होगा और इसी प्रकार से जो टोटल सेविंग है वो भी 100 करोड़ की होगी। तो हम देखिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को इस प्रकार से इस टेबल से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर एमपीसी बदल देते हो अर्थात 0.5 की जगह पर 0.8 या 0.7 कर देते हो तो यही प्रक्रिया इस प्रकार से बदल जाएगी। अब 0.8 हम करते हैं तो अगर आय में परिवर्तन 100 करोड़ का है शुरू में अर्थात 80 करोड़ को खर्च कर देंगे और केवल 20 करोड़ बचेंगे वहाँ पर फिर। तो उस प्रकार से फिर 80 करोड़ इनकम है और उसका फिर 0.8% उपभोग होगा और जो बचेगा 0.2% वो बचत में परिवर्तन हो जाएगा। तो उस प्रकार से जितनी भी आय में वृद्धि होगी उसके अनुसार वो हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एक टेबल के द्वारा समझाया। अब इस गुणक की प्रक्रिया को हम एक डायग्राम द्वारा समझाते हैं। देखिए डायग्राम में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, शुरू में चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है तो चेंज इन इनकम होगा अर्थात आय में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, जब आय में परिवर्तन होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च कर देंगे उस आय को। फिर चेंज इन इनकम, जब खर्च करेंगे एक व्यक्ति का जो खर्च है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है तो इनकम में परिवर्तन होगा। फिर इनकम में परिवर्तन से क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन कंजम्पशन। इस प्रकार से ये जो फ्लो है सर्कुलर फ्लो के रूप में चलता रहेगा और इस प्रकार से गुणक की जो प्रक्रिया है वो काम
करती रहेगी। आप नीचे लिखे वर्ड से भी देख सकते हो। उपरोक्त चित्र द्वारा केन्स के गुणक की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यह चित्र इस धारणा पर आधारित है कि निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की आय होती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक उपभोग व्यय शून्य नहीं हो जाता। गुणक की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको गुणक की इस प्रक्रिया को समझाना चाहते हैं और इसके प्रकार कितने हैं। गुणक की इस प्रक्रिया के समझने के लिए आपको इस चित्र को देखकर यह पता लगेगा कि गुणक की अनुकूल प्रक्रिया तथा गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। देखिए, गुणक की अनुकूल प्रक्रिया का अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों कि जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय में भी वृद्धि होगी। इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर OX पर इनकम हम लेते हैं और OY के ऊपर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर C जो कर्व है वो कंजम्पशन कर्व है, C प्लस I अर्थात उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व है। और उसके बाद हम प्रारंभिक निवेश में वृद्धि या चेंज आई करते हैं तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या बन जाता है, C प्लस आई प्लस चेंज आई। और एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभिक में निवेश करने से पहले इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम था वो E1 के ऊपर था और जब निवेश में परिवर्तन हुआ तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर E2 हो गया है। अर्थात देखिए, यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण आय में परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो आय में परिवर्तन हुआ है Y1 से लेकर Y2 तक। तो इस प्रकार से जब निवेश में परिवर्तन हुआ अर्थात निवेश में जब वृद्धि की गई तो आय में भी वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को हम गुणक की अनुकूल प्रक्रिया का नाम देते हैं क्योंकि इससे गुणक हमारा बड़ा है। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम बचत फलन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन है आई और इस समय इकोनॉमी में जो संतुलन है वो E1 के ऊपर है। यहाँ पर F1 इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। अब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो गई। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से देखिए हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 हो गया है और अब जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि या परिवर्तन हुआ है उसके कारण आय का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के द्वारा भी हम गुणक की प्रक्रिया को एक चित्र द्वारा समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपने गुणक की अनुकूल प्रक्रिया की है उसमें क्या था कि जब निवेश बढ़ता है तो आय भी बढ़ती है। तो प्रतिकूल प्रक्रिया में क्या होता है, इसके विपरीत होता है बिल्कुल। अर्थात जब निवेश कम या डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो आय में भी कमी होगी और जिस अनुपात में, अब मल्टीप्लायर का मूल्य क्या है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है MPC के ऊपर। और MPC क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, जब जितने गुना आय बढ़ती है, अगर हम अनुकूल प्रक्रिया देखें तो अगर MPC 0.5 है अर्थात मल्टीप्लायर 2 है और आय में क्या होगा, निवेश की अपेक्षा दुगनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अगर MPC 0.5 है तो निवेश में जितनी कमी होगी आय में उसी अनुपात में कमी हो जाएगी जितनी MPC के कारण मल्टीप्लायर का मूल्य है। अर्थात अगर मल्टीप्लायर 2 है तो आय में दुगनी कमी हो जाएगी निवेश की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आप इस चित्र से ये बात देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। यहाँ पर जो कंजम्पशन लेवल है हमारा वो है C प्लस आई और यहाँ पर संतुलन है इकोनॉमी में जो कि एग्रीगेट सप्लाई को काट रहा है E1 के ऊपर। उसके बाद निवेश में कमी अर्थात माइनस चेंज इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है इकोनॉमी में। उसके कारण क्या है, देखिए इकोनॉमी का जो संतुलन स्तर है वो E2 के ऊपर हो जाता है जो कि आय में परिवर्तन को दर्शाता है या आय में कमी को दर्शाता है। अब हमारा जो आय का स्तर F1 था वो घटकर F2 रह जाता है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र से गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अब तक हमने गुणक की प्रक्रिया को अच्छी तरह से आपको समझाया है कि किस प्रकार से हम गुणक की प्रक्रिया एक मल्टीप्लायर MPC और MPS के ऊपर निर्भर करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी गुणक की प्रक्रिया या गुणक का प्रोसेस, किस प्रकार से गुणक काम करता है और किस प्रकार से यह MPC और MPS के ऊपर निर्भर करता है। अब हम आपको गुणक की वापसी या अक्षरण समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बचत।
बचत से क्या अभिप्राय है? आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया गया उसे हम बचत कहते हैं, अर्थात सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब अगर हम बचत करेंगे तो इट मीन्स कि वो कंजम्पशन या उपभोग नहीं हो पाता। तो जो भाग उपभोग नहीं हो सका वो दूसरे व्यक्तियों की आय में शामिल नहीं हो सका या हो सकता। तो अतः क्या होगा, बचत जितनी अधिक होगी इकोनॉमी में, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है उतनी ही कम होती जाएगी, अर्थात जो प्रवाह है मल्टीप्लायर का, जो प्रोसेस है इनकम इंक्रीजिंग का, उसमें कमी होती जाएगी। तो अतः प्रिय विद्यार्थियों, अगर बचत अधिक होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कार्य है, जो प्रोसेस है, वो कम हो जाएगा। दूसरा है अत्यधिक तरलता अधिमान। अत्यधिक तरलता अधिमान का अर्थ क्या है? तरलता अधिमान का अर्थ है कि लोग मुद्रा को कुछ उद्देश्यों के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा में सबसे अधिक तरलता पाई जाती है। तो लेन देन उद्देश्यों के लिए, सट्टा उद्देश्यों के लिए और सावधानी उद्देश्यों के लिए मुद्रा अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इस प्रकार से अगर लोग मुद्रा या तरलता के रूप में मुद्रा अपने पास रखना चाहेंगे तो जो गुण की प्रक्रिया है ये प्रभावित होगी, या ये भी एक गुण का महत्वपूर्ण लीकेज है या वापसी है। इससे गुण डायरेक्टली प्रभावित होता है क्योंकि लोग बचत के रूप में मुद्रा अपने पास रख लेते हैं। नंबर 3, पुरानी प्रतिभूतियों पर खर्च। प्रिय विद्यार्थियों, जब लोग पुरानी प्रतिभूतियों पर खर्च करते हैं तो गुणक की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, अर्थात उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देश में उत्पादन नहीं बढ़ता, उपभोग नहीं बढ़ता। तो जिसके कारण क्या होता है, लोग पुरानी ही प्रतिभूतियों को बेचते या खर्च कर लेते हैं और उसके केवल मालिक बदल जाते हैं प्रतिभूतियों को, जिससे निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से पुरानी प्रतिभूतियों पर अगर लोग खर्च करते हैं तो मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। उसके बाद नंबर 4, पुराने ऋणों का भुगतान। अगर लोग अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग पुराने ऋणों को के भुगतान के लिए या डेफर्ड पेमेंट के लिए खर्च कर देते हैं तो इसका भी गुणक पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात गुणक कम हो जाता है, इसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। इसका क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो वर्तमान की आय है लोगों की वो खर्च के रूप में नहीं हुई, वो पुराने ऋण हैं, जो देनदारियां हैं पुराने लोगों की, उसके ऊपर खर्च हो चुकी है, जिसके कारण लोगों की आय का रूप नहीं ले पाती वह आय। तो इसके कारण उसके बाद है मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति से सीधा ही जो उपभोग प्रवृत्ति है लोगों की वो प्रभावित होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? कीमतों में लगातार वृद्धि होना। वस्तु कम खरीद पाते हैं लोग, अधिक मुद्रा में वस्तुएं कम आती हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, एमपीसी कम होने से जो गुणक है वो प्रभावित होता है, अर्थात गुणक के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, शुद्ध आयात में वृद्धि। अब शुद्ध आयात का अर्थ क्या होता है? आयात माइनस निर्यात इज इक्वल टू नेट इंपोर्ट। तो शुद्ध निर्यात में वृद्धि का अर्थ सीधा होता है कि जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद है अवितरित लाभ में वृद्धि। प्रिय विद्यार्थियों, अवितरित लाभ में वृद्धि का अर्थ है फर्मों का कुछ लाभ का हिस्सा ऐसा होता है जिसको वह अपने शेयरधारियों में वितरित नहीं करती, जिसको हम अवितरित लाभ करते हैं। फर्में इस लाभ को किस उद्देश्य के लिए अपने पास रखती हैं? अपनी फर्म का विकास करने के लिए और अधिक यूनिट के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, नई नई मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए और अनेक उद्देश्यों के लिए वो अपने पास लाभ का हिस्सा रखती हैं, जिसे हम अवितरित लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से वह अवितरित लाभ जब लोगों में नहीं बंट सका, अर्थात उसके कर्मचारियों में नहीं बंट सका, शेयरधारियों में नहीं बंट सका, तो इसका मतलब क्या है, वो कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण सीधा ही कंजम्पशन है जो उसमें कमी होगी, और कंजम्पशन अगर कम होगा फिर मल्टीप्लायर का मूल्य है जो वो भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 8 है करों में वृद्धि। करों में वृद्धि का, चाहे प्रत्यक्ष कर हैं चाहे अप्रत्यक्ष कर हैं, उनका सीधा प्रभाव ही उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जैसे अगर प्रत्यक्ष कर हैं तो लोगों की आय में कमी हो जाती है, आय में कमी होगी तो उपभोग में कमी होगी, उपभोग में कमी होने से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लायर का मूल्य है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे उत्पाद शुल्क है, उनसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ने से लोग वस्तुओं को कम खरीद पाते हैं, मांग कम हो जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कंजम्पशन कम हुआ है। कंजम्पशन कम होने से फिर वही बात हो जाती है कि मल्टीप्लायर का मूल्य कम हो जाता है। तो इस प्रकार से करों में वृद्धि भी मल्टीप्लायर को प्रभावित करती है, अर्थात करों में वृद्धि का मल्टीप्लायर के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, उपभोक्ता वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन। प्रिय विद्यार्थियों, अगर उपभोक्ता वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है अर्थव्यवस्था में, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का
अधिक उत्पादन नहीं हो पाता, तो फिर से आय बढ़ाने में प्रॉब्लम या कठिनाई पैदा होती है। तो इस प्रकार से अगर उपभोक्ता वस्तु में अधिक उत्पादन होगा, साथ साथ में पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन होगा तो फिर से लोगों की आय में वृद्धि होगी और मल्टीप्लायर का मूल्य है जो लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एक बार अत्यधिक उत्पादन केवल उपभोक्ता वस्तुओं का होता है, लोग उन वस्तुओं को एक बार खरीद कर यूज़ कर लेते हैं और बार बार आय में परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद सरकार द्वारा लिए गए ऋणों में वृद्धि। प्रिय विद्यार्थियों, अगर सरकार लोगों से अधिक ऋण लेती है, अर्थात ऋणों में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो पब्लिक के पास जो रुपया पैसा है या मनी है वो सरकार के पास जमा हो जाती है, और पब्लिक के पास अगर पैसा कम हो जाता है तो उसको कम खर्च सकेंगे। जब पब्लिक की इनकम कम होगी तो निवेश कम कर सकेंगे लोग, तो निवेश जब वो कम करेंगे तो क्या होगा, या उपभोग कम करेंगे, उपभोग और निवेश दोनों कम होने से क्या होगा, सीधा मल्टीप्लायर का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये मुख्य जो लीकेज या वापसी हैं गुणक के, इनको समझने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो मल्टीप्लायर है इसको कंटिन्यू चलाने के लिए या इसकी वर्किंग या प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमें बचत को कम करके उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का जो उपभोग है वह दूसरे व्यक्ति की आय होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही मल्टीप्लायर अधिक काम करेगा। आप मल्टीप्लायर का अर्थ समझ चुके हो। मल्टीप्लायर का अर्थ क्या है, जितने गुना आय में वृद्धि होती है निवेश करने से या प्रारंभिक निवेश करने से आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो अध्याय था वो इतना ही है। उसके बाद हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करवाते हैं। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। उसके बाद आपने इनका जो आंसर है वो खुद ही अपने मन में सोचना है, बाद में आपको बताया जाएगा और ये अनुमान लगाना है कि आप सही हैं या गलत हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि MPC 0.8 हो तथा 200 करोड़ रुपए का निवेश करने पर आय का स्तर क्या होगा? A 1000 करोड़, B 800 करोड़, C 900 करोड़, D 1200 करोड़। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझाया गया था कि अगर MPC 0.8 है, आप क्या करेंगे, आपको अगर मल्टीप्लायर और MPC के रिलेशन का फार्मूला याद है, क्या था वो, K = 1/1 - MPC। तो आप क्या करेंगे, MPC का मूल्य पुटअप कर दें, उसमें जहाँ पर MPC है वहाँ पर 0.8 डाल दें आप, तो क्या हो जाएगा 1/0.2, जिससे क्या है 10, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर आएगा आपका। इसका मतलब 5 गुना आय में वृद्धि होगी। अब 200 करोड़ का निवेश हुआ है तो इससे 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 करोड़। तो प्रिय विद्यार्थियों, सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, A, जो कि है 1000 करोड़। प्रश्न नंबर 2, MPC तथा MPS का संबंध निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? A MPC - MPS = 1, B MPC + MPS = 1, C MPC + MPS = 0 और D ये सभी। तो इसलिए सही जो उत्तर है वो है B MPC + MPS = 1। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है A धनात्मक, B ऋणात्मक, C 0 और D ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो संबंध है वो धनात्मक है, तो इसलिए जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है A धनात्मक। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गुणक की वापसी या क्षरण है, अर्थात व्हाट इज द लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर? A बचत या सेविंग, B निवेश या इन्वेस्टमेंट, C सरकारी खर्च या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और D निर्यात में वृद्धि। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए A बचत है। बचत से क्या होता है, अगर बचत बढ़ेगी तो उपभोग कम होगा। तो इस प्रकार से सोचिए आप इसके बारे में, क्या बचत लीकेज है? अब B के बारे में सोचिए, निवेश से क्या है, जितना अधिक निवेश होगा आय बढ़ेगी, क्या ये लीकेज हो सकता है? नहीं। C सरकारी खर्च, सरकार अधिक खर्च करेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, तो लोगों की आय बढ़ने से क्या है, फिर वो खर्च करेंगे, इस प्रकार से गुणक बढ़ेगा। निर्यात में वृद्धि से क्या होगा, लोगों की इनकम है जो अपने देश में बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये तीनों B, C और D ये तीनों
गुणक के लीकेज नहीं हो सकते। तो इसलिए सही उत्तर है जो वो है ए, बचत। अर्थात जो बचत है उससे गुणक प्रभावित होता है, गुणक के साथ ऋणात्मक संबंध है बचत का, तो गुणक कम होता जाएगा। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको कुछ गृह के लिए कार्य देते हैं। गृह कार्य में जो पहला प्रश्न है जो आपको दिया जाता है वो है निवेश गुणक का अर्थ एवं परिभाषा। तो इस क्वेश्चन को आपने घर जाके करना है कि निवेश और गुणक, निवेश गुणक है जो इसका अर्थ दीजिए क्या है और इसकी परिभाषा लिखिए, जैसे आपको मैंने पीटरसन की और केन्ज की परिभाषा बताई थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध दर्शाओ। उसके बाद गुणक की अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाओ। ये विद्यार्थियों, आपने गुणक की अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रक्रिया रेखा चित्र और टेबल द्वारा भी मैंने आपको समझाया था। 2 प्रकार के रेखा चित्र आपको बताए थे। अनुकूल प्रक्रिया में निवेश करने से बढ़ता है या निवेश करने से आय बढ़ती है, और प्रतिकूल प्रक्रिया में डिसइन्वेस्टमेंट से आय उतनी ही कमी हो जाती है जितने गुना आपका या जितनी मल्टीप्लायर का मूल्य है उतने गुना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से गुणक से संबंधित कुछ संख्यात्मक उदाहरण या हल करो। वहाँ पर आपको कुछ गुणक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके पाठ्यपुस्तक में, उनको आप बैठ कर हल कीजिए। तो अगर आपको ना समझ में आए तो अपने संबंधित अध्यापक से आप इसकी जानकारी या उनको समझने की कोशिश करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंद।